Nememi keine Moors Brof, Ordinal et Generation through Ford. नमस्ते एंजो, आज का गर्म विषय क्या है? अच्छा, हम 2003 के शीर्ष 10 फार्मूला 2 ड्राइवरों की खोज में हैं, जैसे कि फार्मूला स्काउट द्वारा रैंक किया है। ओह, निश्चित रूप से रोची, एंसिस ने पहले स्थान पर कप गर्निंग। कोई और नहीं, डेनमार्क के फ्रेडरिक वेस्टी हैं, जिन्होंने 6 रेस जीते और सीजन को हंसमंतवी हेस्वी अंको खिलार्टर के साथ समाप्त किया। Wajak, it's Pavshali Goodnice. और अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शन कौन थे? दूसरे स्थान पर थियो पुरशेर, जो स्टैंडिंग में पहले स्थान पर थे, और ऑस्ट्रेलिया के जैक डूहन तीसरे स्थान पर आए, संपूर्ण सीजन में मजबूत गति दिखाते हुए। ये काफी रंगीन प्रतिभा का मिश्रण है। इन ड्राइवर्स का अगले सीजन में क्या भविष्य है? सोइथे बेट्स, रोचक बात कि 3 ड्राइवर्स विद गेट ये फार्मूला 1 में जाएंगे। बाकी लोग सुपर फार्मूला और फार्मूला जी में जा रहे हैं या मोरो 2 में ही रहेंगे। फिर आने वाले समय में बदलाव है। ऐसा लगता है कि हमारे पास इस एपिसोड में विश्लेषण करने लिए फिक्स है। De sägningen så det just talju ett tjauwords och remöder och predörsläri breg gursno från den kenlen vi happy how chain. Lodreith और बने ये है ना सबको नमस्कार। हम आप सभी मुझे पहचानते, मैं हूँ एफएम मैजैन एंजो। और इस रोमांचक यत्नमिंग उनके साथ ठहर जो हमें एफ्रीड विलियम। हम हर दिन यहाँ आपके पसंदीदा चैनल A1 के लिए जज्बा पर एक ही समय पर मौजूद होते हैं। सुनिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई एपिसोड ना छूटें। चलिए आज के गर्म विषय में पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरे स्थान पर रहने वाले ड्राइवर थियो पुरशेर पिछले सीजन मोनाको में जीत के समय सिर्फ 17 वर्ष के थे और वे सबसे युवा फार्मूला 2 विजेता बन गए थे। ये तो एक रिकॉर्ड है और मोनिक्सिप्स जीतना ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही। We smal was svung to the Osco suffrage glassessery tinning drive Cuthbert and had brown at is next dwelt the finery. बिल्कुल सही। और ये एक प्रसिद्ध स्थान भी है ना? मोनाको ग्रां प्री दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रेसों में से एक है। यह मीनांस फेप्स के वर्ष में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा बन गया है। यह एक ऐसी रेस है जिसे हर ड्राइवर की जीतने की ख्वाहिश होती है। Adasteth with Bame on Midbomau. It's a poor chair near woods, it's a drive cocoa, it is extragus scats of they rain. पिछले सीजन पर विचार करते हुए फार्मूला 2 के लिए एक बहुत ही रोचक सीजन रहा है। एक नई घटना के तौर पर यह पहला सीजन था जब डलारा F2 2010 के साथ किसी फार्मूला 1 स्नातक की अनुपस्थिति थी। रफ में असामान्य है। फार्मूला 2 से फ्लो थ्रू सिफ्टेंसिंग की प्रगति को थोड़ी तमीज पर गली हुए प्राकृतिक विकास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, फार्मूला 1 के बढ़ते डिजिटल प्रभाव के भागीदारी से फार्मूला 2 में वैश्विक रूप से रुचि में वृद्धि हुई है। हालांकि फार्मूला 1 ग्रिड पर अगले साल फार्मूला 2 के पसंदीदा नामों को नहीं देख पाना प्रशंसकों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। ये पेशेवर मरुथी अमोइदे की काठोर सस्क्विका टीम हमेशा इन कानून के लिए ड्राइव करेगा। बिल्कुल सही। इस साल फार्मूला 2 में उभरते हुए प्रदर्शनकारी 3 ने भविष्य में उच्चतर स्तर जाने की सुनिश्चितता प्राप्त की है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 2 सुपर फार्मूला की ओर और एक फार्मूला ई की ओर जा रहे हैं, बजाय फार्मूला 1 की। लगता है कि रेसिंग दुनिया में विविधता बढ़ रही है। ड्राइवर्स अलग अलग मार्गों का अन्वेषण कर रहे हैं और केवल फार्मूला 1 पर ही ध्यान केंद्रित नहीं है। बिल्कुल सही। 40 मुद्दों की लंबी रेसिंग अभियान के दौरान हमें प्रभावित करने वालों को भी न भूलें। डेनिस हॉगर अपनी क्वालिफाइंग पेस की कमी के बावजूद मजबूत रेस प्रदर्शन प्रदान करते रहे, जिसमें 2 स्प्रिंट रेस जीत भी शामिल थी। इसका heimmet जहां दारी to एक्सोन हालान जदाई नंबर्स टूट गया। उसमें दुखद है, वह एक ट्रेस वो। सच्चाई यही है कि राल्फ बोशुम के लिए भी यह सीजन कठिन रहा। पहले 3 रेस में शीर्ष प्रतियोगी के रूप में प्रकट होने के बाद उनका सीजन नीचे की ओर ले जा रहा था। दुर्भाग्य से
कुश मैनी ने कैंपोस में उन्हें पीछे छोड़ दिया। कभी कभी आप कभी नहीं बता सकते कि एक सीजन कैसे बीतेगा। बिल्कुल सही, यह अप्रत्याशितता ही है जो हमें खींचती रहती है। चलिए एंजो फिटिपाल्डी की कदर करने के लिए एक पल लें। उन्होंने स्टैंडिंग में 7वें स्थान पर आकर 124 अंक जुटाए, जिसमें एक जीत, एक फास्टेस्ट लैप और 5 पोडियम शामिल हैं। अपनी 2002 की पोजीशन से केवल एक स्थान आगे बढ़ते हुए मैं इसे एक स्थिर ऊर्ध्वाधिकारी मानता हूं। इन साइंथ मोड से ना? बिल्कुल सही। वे इस मौसम में उभरते हुए सितारों में से एक है, लेकिन उनका प्रदर्शन दर्दोस विसेरी। उन्होंने अपनी टीम रोड एकमात्र जीत रही और यह उनकी क्षमता के सारे बहुत कुछ खो रहा है। हाँ, और ये बात ध्यान में रखते हुए कि उन्हें फीचर रेस में केवल 5 ड्राइवर्स ने अंक दिए थे और वे सप्ताहांत में केवल 7 ड्राइवर्स में से 2 पोडियम जीतने वाले थे। मैं कहूंगा कि ये बहुत भव्य है। वास्तव में, और हमें उनकी प्रथम जीत को स्पा में याद नहीं करना चाहिए। यह उनकी रेसक्राफ्ट और क्षमता का प्रमाण है। उनकी बाकू और बार्सिलोना में दोनों में सेकंड पाने और फिनिश करने के लिए क्षमताओं में और भी वृद्धि होती है। हाँ, और बेयरमैन से सिर्फ 6 अंकों की कमी से समाप्त होना कोई छोटी बात नहीं है। उसकी प्रगति को अनदेखा करना आसान है, जबकि वह अपनी स्टिंट्स और टायर को प्रभावी ढंग से संचालित करता है, जबकि दूसरों द्वारा उठाए गए दंडों से बचता है। कुछ लोग उसकी स्थिति को केवल बाकी सबसे अच्छा मान सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसकी कहानी में बहुत कुछ है। मिस्टर फिटिपाल्डी के लिए यात्रा अभी तो शुरू हुई है और हम आने वाले मौसम में उसकी असली क्षमता का साक्षात्कार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये सब रास्ते पर बेनिंटल और नुपफ्सलाबे फिर पपांट ही। हर रेस, हर सीजन उनके रूप में विकास में गांज योगदान देता है। फिटिपाल्डी के लिए मिचेस। अब हम अपनी ध्यान को बारबारोस से जेन मेलोनी की ओर बदलते हैं। उन्होंने स्टैंडिंग में 10वें स्थान पर समाप्त किया, अपने नाम की एक सबसे तेज दौड़ और 4 पोडियम्स के साथ। हालांकि मुझे याद है कि उन्होंने मौसम के बीच में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना किया था, जहां उन्होंने 9 रेसों में से केवल 1 में ही अंक अर्जित किए थे। क्या आप इसे पुष्टि कर सकते हैं? यदि मैं सही तरीके से याद रखता हूं, तो आप सही हो सकते हैं। लेकिन क्या यह सुनिश्चित करने के लिए विक्टोरिया पार्कर को कॉल करना नहीं बेहतर होगा? हाँ, चलिए ऐसा ही करते हैं। नमस्ते विक्टोरिया, आशा है आप ठीक हैं। मैं हमारे सुनने वालों के साथ जेन मेलोनी के इस सीजन के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहा हूं। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि क्या एक ऐसा अवधि थी जहां उन्होंने 9 रेसों में से केवल 1 में ही अंक अर्जित किए थे? सच में? आहा, समझ गया। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद विक्टोरिया, जल्द ही बात करेंगे। अब कॉल काट रहा हूं। वाकई ये साबित हुआ है कि हमारी याददाश्त सही थी। विक्टोरिया ने पुष्टि की है कि मेलोनी वास्तव में मौसम के बीच में एक ऐसे दौर से गुजरे जब उनका प्रदर्शन बहुत ही कम हो गया था। फिर भी उन्होंने सम्माननीय 10वें स्थान पर समाप्त किया। ये रेसिंग की दुनिया है, उच्च और निम्न स्थान यात्रा का हिस्सा है। मेलोनी की मध्य सीजन की समस्या के बावजूद उनकी दृढ़ता प्रशंसनीय है। अब चलिए नीदरलैंड से रिचर्ड वर्स्कोर्ड के बारे में बात करें। उन्होंने 9वें स्थान पर आकर एक जीत, एक फास्टेस्ट लैप और 3 पोडियम हासिल किए, लेकिन उनकी सततता के बारे में थोड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सभी राउंड से अंक लिए, जिससे उन्होंने डेनिस हॉगर के रिकॉर्ड को मेल खाया। लेकिन क्या यह सटीक है? आप जानते हैं, चलिए फिर से विक्टोरिया को कॉल करते हैं। हे विक्टोरिया, मैं फिर से। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि रिचर्ड वर्स्कोर्ड ने एक राउंड को छोड़कर सभी राउंडों में अंक हासिल किए, हॉगर के रिकॉर्ड के समान? सच्चाई? मैं समझता हूं। धन्यवाद विक्टोरिया, बहुत आभार। अब कॉल को काट रहा हूं। तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत जानकारी फैल रही थी। विक्टोरिया के अनुसार वर्स्कोर्ड ने हॉगर के रिकॉर्ड को मेल नहीं किया। तथ्यों की जांच करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में तस्वीर से हमारी स्थान अटैकमेंट लोइसेंज एस्टर खासकर रेसिंग में। अब चलिए भारत के कुश मैनी की चर्चा करें, जो कैंपोस रेसिंग के साथ रेस करते थे। उन्होंने स्टैंडिंग में 11वां स्थान अपने नाम किया, 62 अंक जुटाए और एक पोडियम हासिल किया। उन्होंने तेजी से F2 की मांगों में अनुकूलन किया और लगता है कि कैंपोस ने साल की शुरुआत में सुधार किए हैं।
उनके प्रदर्शन में साल बितते बितते थोड़ी कमी आई, लेकिन उन्होंने अबू धाबी में तीसरे स्थान पर क्वालिफाई किया। अल्पाइन, महिंद्रा और यसिक मिकाकिनेन से उनके चारों ओर बेचे रुझान का ये उछरे। तो मुझे ये समझने दीजिए, जब हम किसी को तीसरे स्थान पर क्वालिफाई करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे रेस की शुरुआत में तीसरे स्थान पर शुरू करते हैं। सही है ना? वाह, आपके कपास के मोजे को आशीर्वाद। हाँ, वो सही है। क्वालिफाई में ड्राइवर सबसे तेज लैप टाइम सेट करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सबसे तेज ड्राइवर रेस की शुरुआत को पहले स्थान से यानी पोल पोजीशन से शुरू करता है। दूसरे सबसे तेज ड्राइवर दूसरे स्थान से और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने ये सवाल पूछा है। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। हमारे पास परफॉर्मेंस टर्म्स के मसेसन नहीं तो निवाले स्नो ये स्पष्ट नहीं हो सकता है। इन व्याख्यानों को समोआ उन्हें सहायता मिल सकती है। Dit met सही है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम बातें सत आसान गौरवी। Again, इन अमेरिकन लोग तो हो सकते हैं और सदल सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मूलभूत बातें समझाना कोई बुराई नहीं है। ये शायद हमारे अनुभवी सुनने वालों की याददाश्त को ताजगी दे सकता है या नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। उचित तरीके से प्रस्तुत किए जाने पर हर सबसे सीधी जानकारी भी रोचक हो सकती है। अब आयुमु इवासा की बात करते हैं, जो जापान से हैं और डैम्स के साथ रेस करते थे। उन्होंने 65 अंकों के साथ स्टैंडिंग में चौथे स्थान प्राप्त किया, 3 जीत, 1 पोल, 3 सबसे तेज दौड़ और 6 पोडियम्स हासिल किए। मौसम की शुरुआत में उनका प्रदर्शन मजबूत रहा और मेलबोर्न में एक शानदार दौड़ के बाद उन्होंने पोल पोजीशन और फीचर रेस जीती कर दिखाई। हालांकि मौसम की प्रगति के साथ डैम्स की क्वालिफाई करने की क्षमता में कमी दिखाई देने लगी और इवासा को अक्सर यहाँ वहाँ पीछे रहने की चुनौती थी जब रेस दिन आता था। ये सत्य है, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि इन चुनौतियों के बावजूद आयुमु इवासा अंतिम दौर तक खिताब की दौड़ में रहे। वह मौसम के दूसरे हिस्से में फीचर रेस में शीर्ष 5 में रहने का कायम रखा, हालांकि उनकी जीतें मुख्य रूप से मौसम की पहले ही आई थीं। ये एक शानदार अवलोकन है और इससे स्पष्ट होता है कि इवासा की कौशल और संघर्षशीलता पर प्रमाणित होता है। उन्होंने इन परेशानियों को अपने ऊपर नहीं लेने दिया और पूरे मौसम में मजबूत प्रदर्शन किया। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु है। परेशानियों का सामना करने के बावजूद फॉर्मूला 1 में अच्छे और महान को अलग करने वाली बात है कि ध्यान केंद्रित रहना और सतत प्रदर्शन। बिल्कुल सही। यह परिस्थितियों के साथ समायोजन करने और फिर भी परिणाम प्रस्तुत करने के तरीके ढूंढने के बारे में है। यह एक सच्चे चैंपियन की पहचान है। चलिए अब हम विक्टर मार्टिन्स की ओर बढ़ते हैं, जो आरटी ग्रांड प्री के लिए फ्रांस से ड्राइव करते थे। उन्होंने स्टैंडिंग में 5वीं स्थान प्राप्त किया, 50 अंकों के साथ, 3 जीतें, 3 पोल पोजीशन, 6 लैप्स और 8 पॉइंट्स की। प्रभावशाली इग्नाल मौसम कैप्सतम्बर विलियम। जरूर, बिल्कुल। रूकी सीजन कहने का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी अपनी पहली प्रोफेशनल सीजन में है। यह उनका पहला साल होता है जब वे किसी नई खेल के स्तर पर उतरते हैं, जहां उन्हें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। रूकी सीजन अक्सर उनके करियर की एक महत्वपूर्ण चरण होती है, जहां वे अपनी क्षमताओं को परखते हैं और नए मानदंडों के साथ अनुकूलित होते हैं। बिल्कुल, विलियम टर्नर। रूकी सीजन एक ड्राइवर के लिए किसी विशेष श्रेणी या सीरीज में पहली पूरी सीजन को दर्शाता है। इसलिए विक्टर मार्टिन्स के संदर्भ में हम उनके पहले पूरे सीजन की बात कर रहे हैं, जो F2 चैंपियनशिप में था। अपने रूकी सीजन के दौरान मार्टिन्स ने एक शानदार 12 रेस स्कोर करने की दौड़ दी और एकल चक्र गति के मामले में औसतन सबसे तेज ड्राइवर रहे। हालांकि इन्हें फीचर रेस कुछ समस्याएं भी थीं। जब हम फीचर रेस कहते हैं तो हम वास्तव में एक प्रतियोगिता के दौरान आयोजित होने वाले मुख्य रेस की बात कर रहे हैं, जिसे अक्सर मुख्य रेस भी कहा जाता है। यह एक लंबी दूरी की रेस होती है और इसमें ड्राइवरों को एक मंडल या एक सेट की दूरी पर दौड़नी होती है। फीचर रेस आमतौर पर एक चैंपियनशिप के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त करती है और इसमें अधिकांश अंक प्राप्त किए जाते हैं। शानदार सवाल।
हर F2 इवेंट में दो प्रकार की रेस होती है, स्प्रिंट रेस और फीचर रेस। फीचर रेस स्प्रिंट रेस से लंबी होती है और इसमें स्प्रिंट रेस से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ये रेस ड्राइवरों के क्वालिफाइंग स्थानों द्वारा प्रारंभिक ग्रिड तय करती है। दुर्भाग्य से अपने मजबूत क्वालिफाइंग प्रदर्शन के बावजूद मार्टिन्स को ऐसा लगता था कि इन लंबी रेस में उन्हें समस्याएं आ रही थीं। अब चलिए हम ब्रिटेन के अली बेयरमैन के प्रदर्शन पर विचार करें, जो प्रीमा के लिए ड्राइव करते थे। यह युवा प्रतिभा स्थानांक में छठा स्थान प्राप्त करें, 37 अंकों के साथ 4 जीत, 3 पोल, 2 सबसे तेज चक्र और 5 पोडियम स्थान प्राप्त करें। उनका रूकी सीजन बहुत प्रभावशाली रहा, खासकर उनकी बाकू में दोहरी जीत के साथ। कुछ रूकी गलतियों के बावजूद उन्होंने महान संभावना दिखाई और उनका प्रदर्शन हास टीम के ध्यान को ही जो आकर्षित करता था, जिन्होंने A1 की प्रैक्टिस दौड़ों को इस की। ये दिलचस्प है कि उन्होंने कुछ ऐसे चमकदार पल प्रदर्शित किए जिनसे वह अलग दिखे, जैसे कि मोन्जा में टो फेवर करने वाले ट्रैक पर अग्रणी होना। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि कुछ हफ्ते भर के दौरान उनकी फॉर्म में लगभग अनदेखी बदलाव आया था। ये बहुत सच है। F2 में सततता महत्वपूर्ण है, खासकर जब F1 बॉस न केवल शानदार पलों को नहीं बल्कि समग्र प्रदर्शन को भी देख रहे हैं। वाह, मैं यह नहीं छोड़ सकता कि कैसे फॉर्मूला 1 की दुनिया में जोश भरी होती है। कच्ची भावनाएं, तीव्र प्रतिस्पर्धा और एड्रेनलिन से भरी रेसेज। ये काफी दृश्य है ना? आप क्या राय है प्रिय श्रोता? क्या आप हमारे F2 चैंपियनशिप में की गई गहराई में आनंद ले रहे हैं? कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें, ठीक है? हम आपको ये अपडेट लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं और हमें आशा है कि आप भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हमारी चर्चा जारी रखें। अब हम तीसरे स्थान के ड्राइवर ऑस्ट्रेलिया के जैक डूहन की ओर बढ़ते हैं, जो वर्चुओसी के लिए रेस करते हैं। उन्होंने 160 ईजीट्स अंकों के साथ स्थानांकन में तीसरी जगह हासिल की, 3 जीत, 2 पोल पोजीशन, 3 सबसे तेज लैप्स और 5 पोडियम फिनिश किए। मौसम के बड़े हिस्से में मैकेनिकल समस्याओं का सामना करते हुए भी डूहन दृढ़ता और संयम से रहे। अंततः उन्होंने खुद को 3 फीचर रेस जीतने का गौरव प्राप्त किया। हाँ, दबाव के तहत शांत और संग्रहित रहकर बाधाओं को पार करने के लिए अथक प्रयास करने वाले ड्राइवर को देखना हमेशा प्रेरणादायक होता है। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि ये दिलचस्प है कि उनके लेट सीजन के उछाल के बावजूद मोनाको और जेनवॉट फीचर रेस में ड्राइविंग गलतियों के कारण उनके लक्ष्यों के पूरे होने में कमी आई। बिल्कुल, वो गलतियां महंगी पड़ी, लेकिन हम सभी जानते हैं ये रेसिंग का हिस्सा है। इसके बावजूद उनकी लड़ाई की आत्मा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अब हम ध्यान देते हैं सीजन के चैंपियन फ्रांस के थियो पुरशेर से, जो एयर्ड ग्रांड प्री के लिए ड्राइव करते थे। उन्होंने 203 अंकों के साथ स्थानांकन में पहली जगह हासिल की, 1 जीत, 2 पोल पोजीशन, 2 सबसे तेज लैप्स और पोडियम फिनिश किए। पुरशेर ने मॉडर्न F2 को बड़ी कूदन स्टिक रुइनारिक से परिपूर्ण दतेन टफ थी। वास्तव में शायद यह सबसे शानदार सीजन नहीं था, लेकिन मजबूत, नियमित अंक बनाने वाला होना ही उसे अंततः खिताब जीतने में सफल बनाया। यह हमेशा चमक और ग्लैमर के बारे में नहीं होता है, बल्कि स्थिर, विश्वसनीय प्रदर्शन ही वहां चैंपियनशिप की ओर ले जाते हैं। पुरशेर की चैंपियनशिप जीत एक दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या सिर्फ F2 शीर्षक जीतना F1 की अवसर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, या ड्राइवर को एकाधिक पोल पोजीशन और जीत के साथ प्रतियोगिता को कुचलना होगा? वह निश्चित रूप से फीचर रेस में अन्य किसी से अधिक अंक बनाए और उन्होंने 10 बार पोडियम तक पहुंचा। ये एक विचारशील प्रश्न है। क्या आप हमें उस ड्राइवर का उदाहरण दे सकते हैं जिसने इसने F1 अवसर प्राप्त करने समय दूसरे का उपयोग किया? एक अच्छा उदाहरण ऑस्कर पिएस्ट्री और फेलिप ड्रुगोविच हो सकता है। दोनों ने अपने F2 सीजन में प्रभावी प्रदर्शन किए और F1 में कदम उठाया। हालांकि पुरशेर की स्थिरता भी महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने शायद केवल एक बार जीता हो, लेकिन उनके अंक नियमित रूप से उच्च थे। अब चलिए हमारे दूसरे स्थान पर समाप्त होने वाले फ्रेडेरिक वेस्टी की बात करें, जो प्रीमा के लिए ड्राइव करते थे। उन्होंने अनस्टेनिडू अंकों के साथ स्टैंडिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया, 6 जीत, 1 पोल पोजीशन, 1 फास्टेस्ट लैप और 10 पोडियम समाप्तियों के साथ।
स्थानांतरण में शीर्ष पर न होने के बावजूद उन्होंने सबसे अधिक रेस जीती और मोनाको में पोल जीतकर और लंबे समय तक लाल झंडे के बाद जीत हासिल करने के लिए शानदार पल दिखाए। बेशक वेस्टी का मजबूत सीजन था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें जीरो जॉट में दोनों पिछले पहियों को खोना पड़ा और मोन्जा में धक्का खाकर उन्हें मजबूत अंक समाप्तियों की कीमत चुकानी पड़ी। वेस्टी का इस सीजन में प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। उनका स्प्रिंट रेस में प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावी था और उनकी तीसरी जीतें सभी उलटे ग्रिड पर शीर्ष 3 से आई थीं। हालांकि फीचर रेस में कुछ अवसरों का चूक गया। कभी कभी बदकिस्मती होने के बावजूद ऐसा महसूस नहीं होता है कि उसे खिताब मिलने से अन्याय हुआ हो। मैं सहमत हूँ। उन्होंने निश्चित रूप से दिखाया है कि वह आगामी वर्षों में रेसिंग में एक उत्कृष्ट पेशेवर बनेंगे। हालांकि कोई रोक नहीं सकता कि क्या उनका प्रदर्शन उन्हें F1 में स्थान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था या नहीं। वास्तव में वेस्टी के सोफोमोर F2 सीजन ने प्रदर्शन और सततता में महत्वपूर्ण सुधार का चिह्न बनाया, लेकिन इसे ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है कि स्पा फ्रांकोरचाम्प्स और जेंडवूट में हुई गलतियों और मोन्जा में रोमन स्टानेक पर जल्दबाजी से ओवरटेक करने की कोशिश जैसे कुछ बाधाएं भी थीं। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने उत्कृष्ट सहनशीलता और संकल्प दिखाए। बिल्कुल सही। उनके रेस इंजीनियर पेड्रो माटोस ने भी इस सीजन में उनके प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बिना क्या हो सकता था, ये सोचने पर मन विचलित हो जाता है। वेस्टी के लिए यह सीजन निश्चित रूप से एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, यही रेसिंग को इतना रोमांचकारी और अप्रत्याशित बनाता है। विलियम, वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या चल रहा है? वेल, वहाँ एक दिलचस्प चर्चा चल रही है। सन किंग 1714 ने पूछा है, उद्धरण करते हुए, पिछले 5 वर्षों में सबसे अच्छे ड्राइवर जो काफ़ी अच्छे थे लेकिन फॉर्मूला 1 में मौका नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया है कि यह एक ड्राइवर होना चाहिए जो पिछले 5 वर्षों में जूनियर फॉर्मूलों, विशेष रूप से F3 और F2 में सक्रिय रहा है और फॉर्मूला 1 तक नहीं पहुंचा है। उनकी पसंद रॉबर्ट श्वार्ट्जमैन है। हम दिलचस्प चुनाव। चलो देखते हैं। एंडी कॉपी अलेक्स पालू की सिफारिश करते हैं। उन्होंने यूरोप में चमक नहीं दिखाई, लेकिन जब से उन्होंने 2019 में F1 की सीढ़ी छोड़ी है, वे सुपर फॉर्मूला चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं और 2 इंडीकार खिताब जीत चुके हैं। वो इंडीकार में धमाल मचा रहे हैं ना? बिल्कुल। अब शेन वैन गिसबर्गेन के बारे में काफ़ी बहस हुई है। अकड़स उनका जिक्र करते हैं और एक्सेनद सहमत होते हैं और कहते हैं, मुझे उन्हें EF1 में देखना से पसंद होगा। वह हर चीज़ को पूरी समर्पण का सलाहते हैं। गिसबर्गेन अब वह कैसा नाम है जिसे आप हर दिन नहीं सुनते हैं, और किसी खास को चुनौती देने खिलाड़ी के बारे में कुछ और हैं। स्मॉट ब्रेथ 1450 5 सालों के बजाय पिछले 2 दशकों की बात करते हैं। उनके चौन हैं अलेक्स पालू पिछले 5 सालों के लिए और स्कॉट डिक्सन पिछले 15 से 20 सालों के लिए। डिक्सन, हाँ, अब वो एक ड्राइवर है जिसकी करियर काफी शानदार रही है। मिश्रण में कोई और नाम है? कुछ उपयोगकर्ताओं ने वैलेंटिनो रोसी और दारियो फ्रांचिटी का उल्लेख किया है। उनकी करियर के प्रति बहुत सम्मान है और एक साझी भावना है कि उन्हें दुर्भाग्य से F1 तक पहुंचने का मौका कभी नहीं मिला। जो फोर्थ ये और हैं। वर्षों के बाद के कुछ महान ड्राइवर्स के बारे में बहुत सारी विवाद और यादें ताजगीर हो रही है। स्पष्ट है कि प्रशंसकों के पास इन रेसर्स के प्रति बहुत सारा जुनून और सराहना है, चाहे वे F1 तक पहुंचे हों या नहीं। हाँ, वास्तव में यह हमेशा रोचक होता है कि क्या हो सकता था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये रेसिंग है और हम F1 के लिए जज्बा के इस एपिसोड के लिए फिनिश लाइन पार कर रहे हैं। आज हमने रेसिंग सीजन की उच्च और निम्न स्थितियों और हमारे ध्यान को आकर्षित करने वाले ड्राइवर्स की चर्चा की है। इस ट्रैक पर आपका साथ अनमोल रहा है। सदस्यता लेना न भूलें, सूचनाएं सक्रिय करें और अपने दोस्तों को इस रेसिंग पार्टी में लाएं। सासवर वास्तव में सेफ इसलिए, और अगर आपने इस सफर दिए लिया तो हम प्रति होते हैं। बिल्कुल, हम रोजाना यहाँ हैं आपको तथ्य, मजाक और आपकी आवश्यकताओं के लिए सभी F1 अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
अगर ये ट्रैक पर हो रहा है तो यहाँ हो रहा है। आगे हमारे पास आपके लिए कुछ वास्तविक शानदार चीजें हैं, इसलिए आप इसे छूने नहीं चाहेंगे। हम अब समय और ध्यान के लिए बहुत आभारी हैं। की एपिसोड जीर्णिमा के साथ संपोषी बेकरार हैं। चीज़ें हम फार्मूला 1 की रोचक चर्चाओं और तेजस्वी अवलोकनों एक और चक्कर के लिए मौजूद होंगे। याद रखें दोस्तों, टैंक में ईंधन रखें, निशाने पर आपकी आंखें रखें और हमारी उत्कृष्ट सामग्री के हमेशा वापस आएं। मेटल पर पेडल दबजाएं, सड़क पर अपनी नजर रखें। हमारे चैनल की सामग्री पूरे सोने की है।